हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आई होप कि तुम सब बहुत ही ज्यादा मजे में होंगे। तो अब तक हमने देखा कि हमारी वो रिसर्चर जिसका नाम की लेडी रुई है, वो वर्चुअल वर्ल्ड में आकर रिसर्च कर रही होती है, पर इसी दौरान उसका एनर्जी स्टोन उससे गिर जाता है, जिस वजह से वो उसी वर्चुअल वर्ल्ड में फंस कर रह जाती है और हमारा हानियो उसे किसी ग्लिच की वजह से देख पाता है। अब यहाँ लेडी रुई को एक आइडिया आता है कि वो हानियो का इस्तेमाल करके अपने उस एनर्जी स्टोन को ढूंढेंगी। और अब आगे तो हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो सर्वेंट जो लेडी रुई और हानी को बात करता हुआ देख रहा था, वो ये सारा नजारा देखने के बाद सीधा एम्परर को जाकर बताने लगता है, जहाँ पर कि उसकी कॉक्यूबाइन यानी कि उसकी सेकंड वाइफ भी वहाँ पर मौजूद होती है और वो भी सारी बातें सुन रही होती है और अपने सर्वेंट के मुंह से हानियों के बारे में ये सारी बातें सुनकर वो उसका मजाक उड़ाने लगती है और एम्परर से कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आपका थर्ड बेटा इतना ज्यादा यूजलेस है, हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर एम्परर भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सेकंड वाइफ इस मौके का फायदा उठाते हुए एम्परर को उसके खिलाफ भड़काने लगती है और वो उसके सामने झूठे प्यार का दावा करते हुए उससे कहने लगती है कि मुझे आपकी बहुत ज्यादा फिक्र है, तो आप मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। जिस पर एम्परर उससे कहता है कि तुम फिलहाल अपना ख्याल रखो और मेरे जो भी मामले हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या मेरे पर्सनल, मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी। जिसके बाद एम्परर उसे रेस्ट करने का बोलता है और वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि मेरा तीसरा बेटा अब पहले से भी ज्यादा यूजलेस हो चुका है, आखिर मैं इसका क्या करूं। तभी हम देखते हैं कि वो पीछे से सर्वेंट आकर कहने लगता है कि शायद हो सकता है कि हमारा थर्ड प्रिंस ऐसा इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि 3 दिन पहले उसकी मरी हुई माँ का बर्थडे था और शायद वो उनकी याद की वजह से खुद से ही बातें कर रहा था। जिस पर एम्परर कोई भी ध्यान नहीं देता और कहने लगता है कि उसी की वजह से मेरी बीवी मारी गई है और मुझे अपने इस बेटे से कोई भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। जिस पर वो आदमी कहने लगता है कि क्या हमें हमारे इंपीरियल डॉक्टर को उसे एग्जामिन करने के लिए भेजना चाहिए। जिस पर एम्परर उसकी बात को नकारते हुए कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, फिलहाल बस तुम इस पर नजर रखो। और फिर एम्परर आगे बढ़ जाता है और मन में सोचने लगता है कि आखिर मैं इस लड़के का क्या करूं, जब तक इसके पास नोबेलिटी है मैं इसे ऐसे फेंक भी नहीं सकता और अब तो मेरी सेकंड वाइफ को भी इसके बारे में पता चल चुका है, आखिर मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हानियो और लेडी रुई को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके बीच बातचीत चल रही होती है और लेडी रुई हानियो से कह रही होती है कि अगर तुम मेरी एक छोटी सी बात मानो तो मैं तुम्हारी नैनी को क्योर कर सकती हूँ। जिस पर हानियो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि हाँ, आप जो भी बोलोगी मैं वो करूंगा। ये देखकर लेडी रुई काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे अपने उसी मनगढ़ंत कहानी को आगे बताते हुए कहने लगती है कि देखो, मैंने ना यहाँ आते वक्त अपना वो मैजिकल वेपन जिसका नाम की डीमन स्लेयर स्टोन है, असल में ये यहाँ पर अपने एनर्जी स्टोन की बात कर रही होती है, पर हानियों को क्योंकि उसने एक झूठी कहानी बताई है ताकि उसे इस पर शक ना हो और वो इसे गॉडेस समझे, इसलिए उसने उसे डीमन स्लेयर स्टोन बताया है। और फिर वो इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि हाँ, तो मेरा वो जो वेपन जिसे कि तुम गॉड स्टोन भी कह सकते हो, वो मुझसे कहीं पर खो गया है। हालांकि मैं इसे चाहूँ तो ढूंढ सकती हूँ, पर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ ताकि तुम अपनी काबिलियत साबित कर सको। और हमारा इनोसेंट हानियो उसकी सारी बात पर यकीन करता चला जाता है और उसे कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब आप हेवन में वापस नहीं जा सकती। जिस पर लेडी रुई हाँ कहती है और फिर हानियो कहता है कि और आप ये चाहती हो कि मैं आपके लिए वो स्टोन ढूंढूं ताकि मैं अपनी काबिलियत आपको साबित कर सकूं, पर मुझे कोई एम्परर या कोई भी पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं बनना, मैं चाहता हूँ कि आप बस मेरी नानी को केयर कर दे। जिस पर लेडी रुई उससे एक मैप दिखाती हुई कहती है कि मैंने इस पूरी जगह को स्कैन किया है और मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मेरा वो गॉड स्टोन ईस्ट पैलेस के आसपास ही गिरा है। जिस पर हानी कहता है कि पर मुझे तो तियांग पैलेस छोड़कर जाने की इजाजत भी नहीं और मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। जिस पर लेडी रुई बताती है कि पर मैंने सुना है कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स और मिनिस्टर साई कॉलेज के एडमिशन सेक्शन में अपने पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सिर्फ एक प्रिंस जिसके पास की रॉयल्टी है वो ही इस कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। तो फिलहाल तुम्हें बस अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए ताकि तुम उस एकेडमी में एडमिशन लेकर मेरी हेल्प कर सको। जिस पर हानियो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ और मैं बस बुक लिखने में ही माहिर हूँ, ना कि किसी भी ऐसी खास स्टडीज में, और मुझे डर है कि मैं उस एग्जाम को पास नहीं कर पाऊंगा। जिस पर लेडी रुई बताती है कि तुम्हें एग्जाम पास करने की फिक्र नहीं करनी चाहिए, तुम जब तक वहाँ पर ईस्ट पैलेस के अंदर एंटर हो सकते हो मेरे लिए उतना ही काफी है। और फिर वो आगे कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है, पर हम देखते कि हानियो फिर भी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होता है और कहता है कि मेरे यहाँ पर कोई भी परवाह नहीं करता, तो अगर मैंने सोचा भी कि मैं जाकर
जाकर वहाँ एडमिशन लूँ तो मुझे कोई लेने नहीं देगा। जिस पर लेडी रुई कहती है कि पर मेरे पास एक रास्ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हानियों को लेकर नर्सेस के ऑफिस में आ जाती है, जहाँ पर 3 लेडियां बैठी होती है और उनके पास एक सर्वेंट आकर कहती है कि हमारे थर्ड प्रिंस आप लोगों से मिलना चाहते हैं। और ये देखकर उनमें से कहती है कि जब थर्ड प्रिंस छोटा था तो सिस आपने उसकी काफी ज्यादा हेल्प की थी और मैंने तो उसे बुक भी दी ताकि वो स्टडी कर सके, तो क्या आप उसे ट्रेन करना चाहेंगी? जिस पर वो कहती है कि हमें फिलहाल अपने पर फोकस करना चाहिए। और जियांग पैलेस में जो भी रहता है, चाहे वो प्रिंस हो या फिर एक आम इंसान, उनकी जिंदगी एक सर्वेंट से ज्यादा नहीं होती और हमारी कंडीशन इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है और मैं चाहती हूँ कि तुम कैलीग्राफी में हायर स्टडी करके अपनी जिंदगी बेहतर करो और यहाँ से दूर चली जाओ। जिस पर उसकी सेकंड सिस्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो लेडी से कहती है कि मुझ पर यकीन रखो और हमेशा याद रखना, जितना तुम कम जानोगी उतना ज्यादा तुम सेफ रहोगी, तो फिलहाल तुम अपने काम पर फोकस करो और खुद की लाइफ को रिस्क में डालकर दूसरों के लिए मदद करने का सोचना काफी ज्यादा बेवकूफाना होगा। जिस पर उनकी थर्ड सिस कहती है कि सिस्टर शू, क्या आप पास्ट में जो भी हुआ उसके लिए अभी भी परेशान है? और मुझे याद है कि पास्ट में उसके साथ क्या क्या हुआ था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लेडी रुई को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने एआई पेट के साथ बैठकर इन तीनों की बातें सुन रही होती है और फिर वो हानियों को आकर बताती है कि वहाँ मौजूद जितने भी कॉन्क्यूबाइन्स और नर्सेस हैं वो तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहती। जिस पर हानि कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि जब से मैं बड़ा हुआ हूँ कोई भी मुझसे अब ठीक से बात भी नहीं करता, पहले ये लोग ऐसी नहीं थी, इन्होंने पास्ट में छुप कर मेरी काफी ज्यादा हेल्प की। जिस पर लेडी रुई कहती है कि पर मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हानियों से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? जिस पर वो चंद चिल्लर दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास फिलहाल इतना ही है। और ये देखकर लेडी रुई कहती है कि आखिर हम इतने पैसे से कोई अच्छा खाना कैसे खरीद पाएंगे ताकि ये हम उन कॉन्क्यूबाइन्स को खिलाकर उन्हें इम्प्रेस कर सके। जिसके बाद लेडी रुई अपने उस एआई पेट को बाहर निकालती हुई कहती है कि जाओ और हमारे लिए कोई ट्रेजर ढूंढो। और ये कमांड पाकर उसका एआई पेट उस पूरी जगह को स्कैन करने लगता है और फिर वो हानियों को ऑर्डर देती है कि यहाँ पर खुदाई करो। इसी दौरान हम देखते हैं कि लेडी रुई गलती से सेफ जोन के बाहर चली जाती है और वो वहाँ के नजारे को देख रही होती है। तभी उस पर वो डार्क बीस्ट आकर फिर से हमला करता है, जिसे देखकर लेडी रुई का पेट कहने लगता है कि माय लेडी, आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने आपसे कहा भी था कि हमें सेफ जोन के अंदर ही रहना होगा, क्योंकि जब तक सिस्टम का ग्लिच ठीक नहीं हो जाता हमारा ऐसे बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेडी रुई और उसका पेट उस डार्क बीस्ट के अटैक से बचने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं और वो दौड़ते हुए सेफ जोन के अंदर जाते हैं। जिसके बाद वो डार्क बीस्ट एक जोरदार जंप लगाकर जैसे ही लेडी रुई पर अटैक करने वाला होता है, हम देखते हैं कि हानियो स्टाइल के साथ वहां पर एंट्री मारता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो बीस्ट उससे टकराकर दूर चला जाता है। असल में लेडी रुई और हानियो सेफ जोन के अंदर थे और वो बीस्ट सेफ जोन से टकराकर बाहर की तरफ चला जाता है। जिसके बाद हानियो और लेडी रुई काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और लेडी रुई हानियो से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि एक लेडी को ऐसे घूरना काफी ज्यादा बुरी बात होती है। जिसके बाद हानियो लेडी रुई से कहता है कि क्या आप ठीक हैं? और तभी उसका एआई पेट उससे कहने लगता है कि लेडी, मैंने आपसे कहा भी था हमें इस जोन से बाहर नहीं जाना चाहिए और फिलहाल के लिए जियांग पैलेस में ही रहना होगा। और ये बात सुनकर हानियो कहने लगता है कि फेरी लेडी, आप तो एक फेरी हो ना, तो आप जियांग पैलेस को छोड़कर क्यों नहीं जा सकती? जिस पर हम देखते हैं कि लेडी रुई हिचकिचाने लगती है। ये देखकर हानियो कहता है कि क्या कहीं आपने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? जिस पर उसका एआई पेट कहता है कि देखो तो इस बच्चे को बुद्धू बनाना कितना ज्यादा आसान है। बच्चे, हम असल में मजाक कर रहे थे। लेडी रुई को कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो यहाँ बैठे बैठे ही हर चीज पे नजर रख सकती है। ये सुनकर लेडी रुई अपने एआई पैड के कान में कुछ फुसफुसाती है। जिसके बाद उसका एआई पैड वहाँ पर एक होलोग्राम दिखाता है और लेडी रुई हानियों से कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरी एबिलिटी पे डाउट कर रहे हो, है ना? तो चलो तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस होलोग्राम पे हानियों का ग्रैंडपा और उसके फादर मौजूद होते हैं। ये देखकर लेडी रुई आगे कहती है कि मुझे कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ हर जगह पर मेरी पैनी नजर है, तो भला मुझे कहीं पर जाने की क्या जरूरत? और हाँ, अगर अभी भी तुम्हें यकीन नहीं तो जरा इसे देखो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस होलोग्राम में हानियों के शावर वाली वीडियो दिखाई जाती है। ये देखकर हानियों काफी ज्यादा शर्मा जाता है और ये देखकर लेडी रुई हिचकिचाती है और अपने एआई पेट से कहती है कि मैंने तुम्हें ये दिखाने के लिए कब कहा, जल्दी से इसे बंद करो। और फिर मुझसे कहती है कि हाँ, तो मैंने जो भी कहा उसमें इसे शामिल मत करना। और फिर वो आगे कहती है कि हालांकि मेरे पास बहुत सी एबिलिटीज है, पर फिलहाल क्योंकि
मेरा गॉड स्टोन मुझसे दूर हो गया है तो मेरी एबिलिटीज लिमिटेड है और इसीलिए मैं जियांग पैलेस को छोड़कर नहीं जा सकती और तुम बस मेरे गॉड स्टोन के मिलने तक का वेट करो, फिर देखो मैं क्या क्या करती हूँ। पर सबसे पहले मुझे तुम्हारी नैनी को क्योर करना होगा। ये सुनकर हान यू भी खुश हो जाता है और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान यू कुछ पैसों को इकट्ठा करते हुए कहता है कि इन्हें मैंने अपनी कुछ किताबों को बेचकर कलेक्ट किया है और उन किताबों को वांग नियान ने खरीदा था जो कि हमारी शॉप में भी मौजूद होता है। जिसके बाद वो लेडी रुई को इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दिखाते हुए कहता है कि मुझे फिलहाल इनकी जरूरत होगी। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान यू और लेडी रुई किचन में मौजूद होते हैं और हान यू वहाँ पर डिश बना रहा होता है। वो पहले डो को रेडी करता है और फिर देखते ही देखते कमाल की डिश बना देता है और उसे ऐसा करता हुआ देखकर लेडी रुई और उसका एआई पेट कहने लगता है कि क्या लगता है कि क्या ये इसे कर पाएगा। जिस पर लेडी रुई कहती है कि पता नहीं, पर इसके कॉन्फिडेंस से लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ तो बना ही देगा। और मैं हैरान हूँ कि जब हमने इसे रेसिपी बुक दिखाई तो इसने एक झलक देखते ही कह दिया कि मैं इसे बना लूंगा। जिसके बाद लेडी रुई हानी उसे कहती है कि देखो तुम जो कर रहे हो मुझे वो ठीक नहीं लग रहा। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है पर ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी इंसान को डुबो देती है और तुम्हें पता है ना कि हम ये खाना कॉक्यूमाइंस को खिलाने के लिए बना रहे हैं ताकि वो तुमसे खुश होकर तुम्हें एकेडमिक में एडमिशन के लिए ट्रेन कर सके। जिस पर हानी अपना काम करते हुए कहता है कि फेरी लेडी आप चिंता मत करिए, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे आपसे ज्यादा फिक्र है क्योंकि मैं अपनी नैनी को जल्द से जल्द ठीक देखना चाहता हूँ और चिंता मत कीजिए उन्हें ये जरूर पसंद आएगा। और उसका ये कॉन्फिडेंट देखकर लेडी रुई भी शॉक्ड हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि हानियों की कुकिंग स्किल्स काफी ज्यादा ऑसम लेवल की होती है और उसके इतने स्किल्स को देखकर वो कहने लगती है कि कमाल है, इतना तो मुझे भी नहीं आता। मैं हैरान हूँ कि आखिर ये सब कैसे कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानियो तभी एक बॉल को उठाकर उस पर ड्राइंग करने लगता है। ये देखकर लेडी रुई पूछती है कि अब तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है कि ये एक स्टाइल है कि जिसमें मैंने जो डिश बनाई है मैं उसे ही पूरा उस बाउल पे ड्रॉ करूंगा ताकि ये और भी ज्यादा यूनिक लगे। जिस पर लेडी रुई कहती है कि पर भला इसकी क्या जरूरत, हम खाना तो बना रहे ना, वो कौन सा बाउल को खाएगी। ये बात सुनकर हानियो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ पर जो दिखता है वही बिकता है और मैं इसे ज्यादा से ज्यादा यूनिक लेवल तक ले जाना चाहता हूँ। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे पूरे उस डिश को उस बाउल पर ड्राइंग में बदल देता है और वो एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम उस डिश की तरह ही लग रहा होता है। ये देखकर लेडी रुई और उसका पेट भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो लोग हैरानी के साथ उस पेंटिंग को देख रहे होते हैं। और फिर लेडी रुई उस पेंटिंग को अपनी उस रेसिपी बुक से मैच करती है और कहती है कि इसकी पेंटिंग तो बिल्कुल हमारी दुनिया की पेंटिंग से बहुत ज्यादा सिमिलर है और कमाल की बात है कि इसने ये सब सिर्फ अपने हाथों से बनाया जबकि हमारे रियल वर्ल्ड में इसे हम प्रिंटिंग करते हैं। और फिर लेडी रुई आगे कहने लगती है कि मैं हैरान हूँ कि तुमने बिल्कुल सेम टू सेम इसे बना दिया और जबकि तुमने ड्राइंग करते वक्त की दोबारा इसे देखा भी नहीं। और फिर लेडी रुई और उसका पेट आपस में कहता है कि कमाल की बात है कि इसके पास इतनी अच्छी ड्राइंग स्किल्स है पर फिर भी ये खुद को इतना लो लेवल समझता है। जिसके बाद हान यू अपने उस नूडल्स को बना देता है और लेडी रुई से कहता है कि फेरी लेडी क्या आप इस डिश को कोई नाम देना चाहेंगी। जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं जरूर देना चाहूंगी, अब क्योंकि ये थोड़ा हॉट और स्पाइसी है तो हम इसे हॉट एंड स्पाइसी इंस्टेंट नूडल कहेंगे। और ये नाम हानी को भी पसंद आता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉक्यूमाइन पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी जैंग बैठे बैठे खाने के बारे में ही सोच रही होती है क्योंकि ये बहुत बड़ी वाली फूडी है और वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि आखिर मुझे ये सब कब खाने को मिलेगा, जब से हम इस जगह पे आए हैं हमें बस सादा और फीका खाना ही दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हानियो लेडी रुई के साथ आ जाता है। अब क्योंकि हानियो ही सिर्फ लेडी रुई को देख सकता है तो लेडी रुई सामने चेयर पे जाकर बैठ जाती है और फिर हानियो कॉक्यूमाइन जैंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि हमारी कॉक्यूमाइन जैंग खाने की बहुत ज्यादा शौकीन है तो मैं यहाँ पर उनके लिए कुछ खास बनाकर लाया हूँ। और हानियो को देखकर लेडी जैंग कहती है कि हानियो आखिर तुम जूजिन टेम्पल में क्या कर रहे हो। जिसके बाद हानियो उसे फिर से ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर बस आपके लिए कुछ लाया हूँ। और उस खाने के बॉक्स को देखकर लेडी जैंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे लिए क्या लाए हो। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो नूडल के बाउल को देखती है वो कहने लगती है कि क्या तुम मेरे लिए बस मामूली से नूडल्स लाए हो। जिस पर हानियो कहता है कि नहीं ये मामूली नहीं है, आप बस इसे ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही यूनिक और स्पेशल डिश है। जिसके बाद हानियो उस नूडल को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है और उसमें वेजीज के कलर्स को देखकर वो कहने लगती है कि क्या पर्पल सूप, तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया और ये क्या अजीब सी बदबू है। ये कहने के साथ वो वहाँ से दूर जाने लगती है जिसे देखकर हानियो कहता है कि नहीं ये पॉइजन नहीं है और आप ये जो स्मेल कर रही है ये असल में विनेगर की है। जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना
सकते। हालांकि तुम अब बड़े हो गए हो तो तुम्हें ये सब बचकानी हरकतें बंद कर देनी चाहिए। और ये कहते साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि हान यू उस बाउल में से थोड़ा सा नूडल्स निकाल कर खुद ट्राई करने लगता है और उसके खाते हुए आवाज को सुनकर लेडी जैंग के पेट से काफी तेजी से गुड़गुड़ की आवाजें आने लगती है और जिसके बाद उससे रहा नहीं जाता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लेडी जैंग ने उस पूरे नूडल के बाउल को खत्म कर दिया होता है और फिर वो हानियों से कहती है कि ये खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट था, तो बताओ तुम्हें इसके बदले में मुझसे क्या चाहिए। जिस पर हानियों बताता है कि मुझे बस आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। जिस पर वो कहती है कि हाँ वो सब तो ठीक है, पर मुझे नहीं पता कि आखिर तुम किस तरह के सवाल पूछोगे और मेरे पास इनके जवाब होंगे भी या नहीं। जिस पर हानियों कहता है कि मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पास जो भी बुक्स थी वो सब लेडी जियाओ की तरफ से सेंड की गई थी। ये सुनकर वो लेडी कहती है कि अच्छा, तो मतलब तुम इतने भी ज्यादा स्टूपिड नहीं हो। जिसके बाद वो आगे कहती है कि जियाओ फैमिली काफी ज्यादा रिस्पेक्टिव फैमिली है और ऐसा कहा जा सकता है कि उनके फैमिली के स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और ताई एकेडमी का जो करंट स्कॉलर है वो भी जियाओ फैमिली से ही बिलोंग करता है और ज्यादातर ताई एकेडमी के स्टूडेंट तो जियाओ फैमिली के डिसाइपल्स ही हैं। और तुम ये भी जानते हो कि कोई ऑर्डिनरी बुक जियान पैलेस के अंदर बेची नहीं जा सकती। जिस पर हानियो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे लेडी जियाओ से मिलाएं और फिर उनसे मेरे लिए रिक्वेस्ट करें कि वो मुझे टीच करें। और ये सुनकर लेडी जैंग कहती है कि क्या कहीं तुम्हारा इरादा ताई एकेडमी एडमिशन लेना तो नहीं। ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है और बच्चे ऐसे खुले आंखों से सपने देखना बंद करो क्योंकि लेडी जियाओ तुम्हें कभी भी टीच नहीं करेंगी। जिस पर हानियो कहता है कि पर क्यों। जिस पर लेडी जैंग कहती है कि क्या मतलब क्यों, तुम्हें नहीं पता कि तुम लुई वेई के बेटे हो और ये तुम भी जानते हो कि लुई वेई ने पास्ट में हमारे साथ क्या क्या किया। उन्हीं की वजह से हमें जियांग पैलेस में कैदियों की तरह रखा गया जबकि हमने उनकी हर काम में मदद की। उन्होंने आज तक जैसा भी कहा हम वैसा ही करते आए पर फिर भी उनकी वजह से हमें यहाँ पर कैद कर दिया गया और देखो आज हम किस कंडीशन में हैं और हमारे साथ पास्ट में जो भी हुआ हमने उसका बदला आज तक तुमसे कभी नहीं लिया। हमने तो तुम्हारी बचपन से ही काफी ज्यादा केयर की पर अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम्हें भी पता है कि पास्ट में क्या हुआ था। हम चाहे जितना कोशिश कर ले पर पास्ट को नहीं भुला सकते और लेडीज याओ तो बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चे तुम जो भी सोच रहे हो वो सब भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। जिस पर हम देखते हैं कि जैसे ही हानियो कुछ कहने वाला होता है लेडी जैंग उससे कहती है कि अब बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो और तुम जो मेरे लिए डिश लाई थे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पर मैं अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सुन सकती। और लेडी रुई के मुंह से ये सारी बातें सुनकर बेचारा हानियो वहाँ से चुपचाप अपना सामान उठाते हुए जाने लगता है और ये देखकर लेडी रुई और उसका एआई पेट काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उसका एआई पेट कहता है कि मैं लेडी अब हम क्या करें, इसने तो साफ साफ मना कर दिया। जिस पर लेडी रुई कहती है कि क्या तुम भूल गए हो हमारा प्लान भी। ये सुनते ही हम देखते हैं कि लेडी रुई का एआई पैड तुरंत ही सीधा जाकर हानियो के सामने एक होलोग्राम ओपन करता है जिसमें कि बहुत सारे डिशेस के नाम होते हैं और ये देखकर हानियो भी समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है और फिर वो थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है कि कितनी ज्यादा शर्मनाक बात है, मैं तो लेडी जैंग को रोज रोज नए नए डिशेस खिलाना चाहता था और मैंने कुछ रेसिपीज भी बनाई हैं और रोज के मेन्यू में मैंने सोचा था कि मैं उन्हें छोले भटूरे, गुलाब जामुन, कबाब पराठा, बिरयानी, लस्सी, मलाई कोफ्ता, बटर चिकन, बटर नान, ईटीसी इतना सब कुछ खिलाऊंगा। पर कितनी शर्मनाक बात है, मुझे लगा था कि लेडी जैंग खाने की बहुत ज्यादा शौकीन होगी और वो मेरी डिशेस को जरूर ट्राई करेंगी और हाँ मैंने इसके अलावा और भी बहुत सी डिशेस बनाई थी और क्या फायदा जब लेडी जैंग मुझे देखना ही नहीं चाहती। और इतने सारे डिशेस के नाम सुनकर लेडी जैंग के मुंह में सुनामी आ जाती है और वो तुरंत ही कहने लगती है कि अच्छा रुको, वो मैं सोच रही थी कि मेरे लिए लेडी जियाओ को मनाना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो एक काम करो तुम कल आ जाना और हाँ साथ में वो डिशेस लाना मत भूलना। जिस पर लेडी रुई और उसका एआई पैड और हानियो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग वहाँ से खुशी खुशी जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि लेडी जैंग कहती है कि सिस्टर जियाओ आपने सुना ना कि ये लड़का कितना ज्यादा स्मार्ट है और मुझे लगता है कि पास्ट में जो भी हुआ हमें उसे भुला देना चाहिए और इसे एक मौका देना चाहिए और मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आप इसे टीच करना चाहेंगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा होनहार है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि लेडी जैंग इतनी भी बुरी नहीं है, वो बस अपनी सिस्टर की वजह से हानियो को अवॉइड करती है। जिस पर हम देखते हैं कि सिस्टर जियाओ का कोई भी रिएक्शन नहीं आता और वो बस खामोशी से उसकी बातें सुन रही होती है जैसे कि वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हानियो, लेडी रुई और वो उसका एआई पैड वो तीनों ही फिर से उसी टेम्पल के अंदर आ जाते हैं और वो लोग आते साथ कहते हैं कि क्या बात है यहाँ पर कोई क्यों नहीं। जिस पर लेडी रुई कहती है कि कहीं इन्हें दिन में मेरी तरह सोने का शौक तो नहीं। और फिर हम देखते हैं कि लेडी रुई हानियो से थोड़ा दूर हो जाती है और इसी दौरान कोई पीछे से रस्सी को लेता हुआ
हुआ हानियों की तरफ उसे बांधने के लिए आगे बढ़ता है और इसी एंड पर हमारा ये एपिसोड आज का यहीं पर एंड होता है। आई होप कि तुम लोगों को वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।